पिछले भाग में भी हम लोगों ने किया था। उत्तर शास्त्री काल के अन्य प्रमुख कवियों में जिनकी चर्चा नहीं हो पाई थी, उनमें एक प्रमुख नाम राजशेखर का है। राजशेखर का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। वे गुर्जर प्रतिहार वंश के नरेश महेंद्रपाल तथा महिपाल के आश्रित थे। अवंती सुंदरी उनकी पत्नी थीं, जो उनके कार्यों में सहयोग करती थीं और अत्यंत विदुषी थीं। राजशेखर कवि के साथ साथ एक काव्यशास्त्री भी थे। काव्य मीमांसा उनका काव्यशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है और कर्पूर मंजरी उनका प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें प्रेम, विरह, मिलन और राजदरबार के वातावरण का जीवंत चित्रण है। अगला नाम आता है आचार्य कुंतक का। आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिन्होंने काव्य की व्याख्या एक विशिष्ट दृष्टिकोण वक्रोक्ति सिद्धांत के आधार पर किया। इनका समय भी 10वीं शताब्दी का ही माना जाता है। जीवन वृत्त की विशेष जानकारी नहीं मिलती, किंतु अपने काव्य सिद्धांत के ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम के कारण उनकी प्रसिद्धि है। वक्रोक्ति अर्थात वक्र यानी टेढ़ा या अप्रत्यक्ष उक्ति कथन अर्थात सीधे न कहकर विशेष ढंग से अप्रत्यक्ष या कलात्मक रूप से कही गई बात ही वक्रोक्ति है। कुंतक वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। वक्रोक्ति काव्यस्य आत्मा। इस प्रकार आचार्य कुंतक ने काव्य के सौंदर्य को एक नई दृष्टि प्रदान किया और उनके अनुसार काव्य की शक्ति केवल विषय में नहीं, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति की कला वक्रता में निहित है। अगले आचार्य जिनकी हम चर्चा करेंगे, कवि बिल्हड़। इनका जन्म समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। वे मूलतः कश्मीर के निवासी थे, किंतु बाद में दक्षिण भारत के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। वे एक प्रतिभाशाली कवि थे, जिनकी रचनाओं में श्रृंगार और वीर रस का सुंदर समन्वय मिलता है। वे अपनी काव्य शैली, अलंकारिता और भाव प्रवणता के लिए प्रसिद्ध हैं। विक्रमांक देव चरितम इनकी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना है। चौर पंचाशिका भी इन्होंने लिखा है, जिसमें 50 श्लोकों में इस कला का वर्णन है और एक प्रसिद्ध लघु काव्य है। अगले आचार्य क्षेमेंद्र हैं, जिनका जन्म समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। एक महान कवि और कश्मीर के निवासी थे, जो अपनी व्यंग्यात्मक, सामाजिक और नैतिक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। देशोपदेश इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें क्षेमेंद्र ने समाज के विभिन्न वर्णों पर तीखा प्रहार किया है, जैसे पाखंडी साधु, लोभी ब्राह्मण, भ्रष्ट अधिकारी और दंभी विद्वान आदि। इनकी भाषा सरल और प्रभावी है, लेकिन अभिव्यक्ति बहुत गहन है। अगले आचार्य हैं मम्मट, जिनका समय 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। वे कश्मीर के निवासी थे और भारतीय काव्यशास्त्र को एक समन्वित व्यवस्थित रूप देने के लिए प्रसिद्ध हैं। मम्मट बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कवि, आलोचक, शास्त्रकार तीनों रूपों में विख्यात हैं। इनकी प्रमुख कृति काव्य प्रकाश है, जो संस्कृत काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसे काव्य का समन्वयात्मक ग्रंथ कहा जा सकता है। काव्य प्रकाश में काव्य के सभी प्रमुख तत्वों का व्यवस्थित विवेचन मिलता है। काव्य की परिभाषा में इन्होंने कहा, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का समुचित संयोग ही काव्य है। इसी प्रकार इस ग्रंथ में रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, अलंकार, दोष, गुण, रीति और वृत्ति आदि का व्यवस्थित विवेचन किया गया है। काव्य प्रकाश में पूर्ववर्ती आचार्यों का, जैसे आनंदवर्धन, भामह, वामन आदि के सिद्धांतों का समन्वय भी किया गया है। अगले कवि गीत गोविंद के रचयिता प्रसिद्ध कवि जयदेव हैं। जयदेव संस्कृत साहित्य के अत्यंत प्रसिद्ध कवि हैं।
इनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। वे पूर्वी भारत के बंगाल और उड़ीसा से संबंधित थे। जयदेव भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। उनकी पत्नी पद्मावती एक नर्तकी थीं, जिनका प्रभाव जयदेव के काव्य पर माना जाता है। गीत गोविंद जयदेव की अमर कृति है, जिसने उन्हें संस्कृत साहित्य में अमर स्थान दिलाया। गीत गोविंद एक गीति काव्य है। यह 12 सर्गों में है और मुख्य विषय राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम है। भारत की भक्ति साहित्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कालांतर में अन्य कवियों ने भी इसको आधार लिया और अपनी रचनाएं की। इसलिए यह, चूंकि इस काव्य में गेयता है, इसलिए नृत्य और संगीत में लोकप्रिय है। दशावतार स्तुति इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें वो बहुत ही सुंदर चित्रण करते हैं। एक छंद है, प्रलय पयोधि जले घृतवासिन वेदम विहित बहित्र चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीरे जय जय देव हरे। बसंत वर्णन इन्होंने किया है। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। इस प्रकार का सुंदर गीत जयदेव ने अनेकों लिखा है। अगले जो कवि हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, श्रीहर्ष, और इनका एक नाटक है नैषधीय चरित, महाकाव्य है नैषधीय चरित। श्रीहर्ष संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हुए, जिनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। वे कन्नौज के राज दरबार से संबंधित थे और अपने गहन पांडित्य तथा अलंकारिक शैली के लिए जाने जाते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद के आश्रित थे और बहुत उच्च कोटि के विद्वान भी थे। उनकी रचनाओं में गूढ़ता, अलंकार वैभव और काव्य कौशल स्पष्ट दिखाई देता है। इनकी रचना नैषधीय चरित बहुत प्रसिद्ध है और विद्वत्तापूर्ण महाकाव्य है। इसमें 22 सर्ग हैं और महाभारत की कथा से प्रेरित नल और दमयंती की कथा इसकी विषय वस्तु है। नल और दमयंती के प्रेम, स्वयंवर, विवाह और जीवन की घटनाओं का अत्यंत कलात्मक वर्णन है। भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध और श्रीहर्ष का नैषधीय चरित, ये तीनों महाकाव्य संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रयी में जाने जाते हैं। इसी प्रकार कालिदास के 3 ग्रंथ रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत को लघुत्रयी कहा जाता है। अगले आचार्य हेमचंद्र हैं, जिनका काव्यानुशासन बहुत प्रसिद्ध है। आचार्य हेमचंद संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के आचार्य और शास्त्रकार थे। उनका काल 12वीं शताब्दी का है और वे गुजरात के चालुक्य सोलंकी नरेश कुमारपाल के राजगुरु और प्रमुख विद्वान थे। आचार्य हेमचंद जैन परंपरा के आचार्य थे और उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। उनको उपाधि मिली थी कलिकाल सर्वज्ञ की, क्योंकि उन्होंने व्याकरण, काव्य शास्त्र, इतिहास, योग आदि अनेक विषयों पर ग्रंथ लिखे। संस्कृति साहित्य की दृष्टि से काव्यानुशासन इनकी प्रमुख रचना और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें काव्य के सभी प्रमुख अंगों जैसे काव्य की परिभाषा, रस, अलंकार, गुण, दोष, रीति और वृत्ति, इन सिद्धांतों की चर्चा की गई है। साथ ही पूर्ववर्ती आचार्यों के सिद्धांतों का समन्वय भी किया गया है। काव्यानुशासन के माध्यम से काव्यशास्त्र को व्यवस्थित, समन्वित और व्यवहारिक रूप प्राप्त होता है। इस कारण वे भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्यों में गिने जाते हैं। आचार्य हेमचंद के बाद मध्यकाल में
अगला जो भाग जिसकी हम चर्चा करेंगे 1200-1800 ईस्वी के बीच मध्यकाल का, वो अगले भाग में किया जाएगा।